जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जय श्री राम शिक्षण संस्थान। आपका हमारे अपने शिक्षण संस्थान में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आ गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो लूसेंट सामान्य विज्ञान के जीके और जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के मिक्सर क्वेश्चन रहेंगे, जो हर एक एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी, एनटीपीसी, हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप 50 क्वेश्चन का हम आज डिस्कस करेंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, बिना समय को बर्बाद किए सीधे बात, नो बकवास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ सभी वीडियो की तैयारी कराई जाती है आपको पीडीएफ के लिए, और हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, बिना समय को बर्बाद किए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? अस्थायी तत्व इन हाइड्रोजन है कि लोहा है कि सीसा है कि यूरेनियम है? इन चारों में पूछ रहा है कि अस्थायी तत्व कौन है। इन चारों में सबसे अस्थायी तत्व कौन है जो स्थिर रहता है, वो कौन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यूरेनियम तो होगा नहीं, लोहा आयरन होगा, लोहा होगा नहीं, हाइड्रोजन होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीसा। सीसा, ऑप्शन नंबर बी सीसा। सीसा जो है अस्थायी तत्व है। इन चारों में जो लेड है पीबी, सीसा, वो सीसा, सीसा का जो उसको पीबी, इसका सूत्र होता है पीबी, इसको लेड भी बोला जाता है। ये अस्थायी तत्व है इन चारों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर कहता है, हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैस जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी, तो इसको आप लोग वेरी वेरी इंपोर्टेंट में लिख लीजिए। ऐसे ही वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम 50 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके पास। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी, ऑप्शन नंबर बी डी। और डी फॉर डॉग। अब देखिए नेक्स्ट, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं क्या? जब खाना पकता है, उबलता है आग पर, तो सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होते हैं? तो सर्वाधिक मात्रा में जो होता है विटामिन नष्ट होता है। जब खाने को पकाते हैं हम हाई टेम्परेचर पर, तो सर्वाधिक मात्रा में जो होता है विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है, भाप के रूप में उड़ जाता है, ध्रुपातित हो जाता है। अब देखिए पीले, नेक्स्ट हमारा चौथा नंबर है कि पीले फास्फोरस। पीले फास्फोरस को रखा जाता है किसमें? आप मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, अगर आपको पूछे कि फास्फोरस, फास्फोरस कोई भी फास्फोरस हो, पीला फास्फोरस हो, लाल फास्फोरस हो, नीला फास्फोरस हो, कोई भी फास्फोरस हो, तो सभी फास्फोरस को जो है जल में डुबा कर रखा जाता है। फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। फास्फोरस जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। फास्फोरस जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके तुरंत नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन के साथ। तो हम कोई भी फास्फोरस हो, आपको याद रखना है, कोई भी फास्फोरस हो, पीला फास्फोरस हो या लाल फास्फोरस हो, उसको सभी को जल में डुबा कर रखा जाता है। और किरोसिन में किसको डुबा कर रखा जाता है? तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि किरोसिन में किसको डुबा कर रखा जाता है? किरोसिन में किसको डुबा कर रखा जाता है? अब पाँचवा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो चांदी की सतह को जो ओजोन से पराबैंगनी किरण निकलती है, वो चांदी की सतह को काला कर देती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? जो यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 47% होती है, यानी 47% होती है। कोई भी पूछेगा कि आपको कि जब यूरिया का उपयोग करते हैं अपने खेतों में, तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो नाइट्रोजन की मात्रा 47% होती है, उसमें 47%। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? जो मूंगफली का तेल होता है उसमें उत्प्रेरक रूप में कौन प्रयुक्त होता है? मूंगफली के तेल में, तो आपको याद रखिएगा कि मूंगफली के तेल में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। मूंगफली के तेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो मूंगफली के तेल में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिना समय को बर्बाद किए कम समय में अधिक से अधिक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है?
है। तो बिना समय बर्बाद किए आप लोग याद कीजिए, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन भी बनाएंगे। अभी तो फर्स्ट चल रहा है, अभी आगे देखिए क्या होता क्या है, अभी तो शुरुआत है। अब देखिए, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? जो आतिशबाजी है, आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है, जब हम लोग पटाखा जिसको बोलते हैं, आतिशबाजी करते हैं शादी विवाह में, तो उसमें जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है अस्ट्रांसियम। अस्ट्रांसियम के कारण हमारा लाल रंग होता है। अस्ट्रांसियम के कारण हमारा लाल रंग होता है। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से हमें लवण प्राप्त होता है। और लवण और क्षार की अभिक्रिया से हमें अम्ल प्राप्त होता है, और अम्ल और लवण की प्रक्रिया से हमें क्षार प्राप्त होता है। ये आपको तीनों याद रखना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो उसमें लवण एवं जल बनता है। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो उसमें लवण एवं जल बनते हैं। अब देखते हैं सबसे शुद्ध जल कौन है? सबसे शुद्ध जल कौन है? समुद्र का जल है कि नदी का जल है कि कुएं का जल है? तो ये न कुएं का जल शुद्ध होता है, न नदी का जल शुद्ध होता है, न समुद्र का जल शुद्ध होता है। वर्षा का जल सबसे शुद्धतम होता है। वर्षा का जो जल होता है वो सबसे शुद्ध होता है। शुद्ध जल सब वर्षा का जल होता है, शुद्ध जल होता है। अब बताइए कि शुद्ध जल अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है? तो शुद्ध कह दिया, तो ना अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, तो दोनों तो होगा नहीं, होगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल होता है हरदम उदासीन होता है। वर्षा के जल में आपको कभी करंट नहीं मार सकता है। जब वर्षा का जल यहाँ पर आकर अभिक्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ, तभी आपको करंट लग सकता है। अब देखिए मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन है? जो मलेरिया है, मलेरिया जो मादा मच्छर के कारण मलेरिया जो होता है मादा एनोफेलिस मच्छर के काटने से होता है। तो उसको नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधि कौन है? तो उसको नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधि जो है क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन औषधि मलेरिया परजीवी को नष्ट करती है। मलेरिया परजीवी को मादा एनोफेलिस मच्छर को नष्ट करती है। अब ये किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है? किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ढलवा लोहा में कि पिटवा लोहा में कि इस्पात में? किसमें जो होती है सबसे अधिक होती है प्रतिशत मात्रा कार्बन की? तो ना पिटवा लोहा में होती है ना इस्पात में होती है, सबसे ज़्यादा ढलवा लोहा में होती है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। अब देखिए आदर्श गैस, हम वीडियो को ज़्यादा कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको देना चाहते हैं। 50 क्वेश्चन हमें देखना है, तो इसलिए हम जल्दी वीडियो को बना रहे हैं, जल्दी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो आपको डिटेल में समझाते हैं, इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। समझने के लिए एक तो थ्योरी का हम वीडियो नया लाएंगे, तब तक आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको NTPC या RBI में पूछा जाता है हरदम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? जो आदर्श गैस है वो, अच्छा बताइए, NTP पर गैस का आयतन कितना होता है? एनटीपी पर गैस का आयतन कितना होता है? तो एनटीपी पर गैस का आयतन जो होता है 22.4 लीटर होता है। आपको याद रखेगा। अगर ये 22.4 लीटर जो होता है, ये 22.4 लीटर एक परमाणु संख्या का ये एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? तो 6.022 गुणे 10⁻23 के बराबर होता है। ये एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है 22.4 लीटर। अब देखिए आदर्श गैस, हम पूछेंगे कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है। अब कुकिंग गैस मिश्रण किसका होता है? कुकिंग गैस जो है किसका मिश्रण है? कुकिंग में खाना बनाने के लिए जो जिस गैस का हम उपयोग करते हैं वो किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। अब देखिए सबसे कठोर पदार्थ, इनमें सबसे कठोर पदार्थ कौन है? चांदी है कि प्लेटिनम है कि एल्युमिनियम है? कौन है सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिएगा। तो हीरा है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। जो ना चांदी है, ना एल्युमिनियम है, ना प्लेटिनम है, इन सब की अपेक्षा हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या। अब देखिए समस्थानिक और संभारिक आपको बहुत याद होने चाहिए, इससे एक क्वेश्चन परमानेंट बनता है। इसमें से कह रहा है कि ऑक्सीजन का समस्थानिक कितना है? ऑक्सीजन का समस्थानिक, तो हम ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का समस्थानिक जो होता है वो 2 होता है, ऑक्सीजन का समस्थानिक 2 होता है। ऑक्सीजन का समस्थानिक 2 है और हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है और ऑक्सीजन का समस्थानिक 2 होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। जो धातु का तार होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो बहुत लोग मार देंगे इलेक्ट्रॉन, जो है बहुत इलेक्ट्रॉन के कारण तो होगा नहीं, एकदम सरासर गलत है। जो धातु के तार है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है, आयन के कारण होता है। जो प्लस और माइनस होता है वो आयन के कारण होता है। उसमें धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, आयन। अब देखिए जल शीशा यानी शीशा, जल शीशा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो जल शीशा होता है वाटर ग्लास, वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र होता है Na2SiO3, Na2Na2SiO3, ये जल शीशा का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, ये जल शीशा का सूत्र होता है। Na2SiO3 जो है ये जल शीशा का सूत्र होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं, जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है। तो इसका देखिए एक प्रोटॉन होता है, एक प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं कि 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन होते हैं कि 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन होता है कि 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होता है। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में हो जो होता है 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही बारीकी से हम एकदम झटका से क्वेश्चन को बढ़ाते हुए चल रहे हैं। यूरेनियम के समस्थानिक देखिए, यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं। जो यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 238 और यूरेनियम 239। इन तीनों में आपको कौन है, इन तीनों में आपको 238 यूरेनियम 238 मिल रहा है। यूरेनियम के समस्थानिक हो जाएगा 238। जो परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम बनाने के लिए नाभिक में यूरेनियम 239 का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 238 होता है यूरेनियम के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक हम ऊपर बताए हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं। ऑक्सीजन के समस्थानिक तो 2 होते हैं। ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने होते हैं, ऑक्सीजन के समस्थानिक जो होते हैं 2 होते हैं। और हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। मैं ऊपर बता दी है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। जो अनिश्चितता सिद्धांत है, अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था। तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब बताइए कि पाउली के नियम के अनुसार पाउली का नियम क्या है। पाउली के नियम के कुछ उदाहरण हमारे कमेंट बॉक्स में आप दीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से क्या होता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब जो होता है कम होता है, ठीक है। पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये भी ठीक है, और बढ़ भी जाता है, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, डी फॉर ग्रुप डी में ये पूछा हुआ है, डी फॉर ग्रुप डी, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु भट्ठी। परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। जो परमाणु भट्ठी है उसमें किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम देखे हैं कि परमाणु भट्ठी में यूरेनियम 239 यूरेनियम परमाणु, ऊपर हम देखे हैं कि परमाणु नाभिक या परमाणु भट्ठी में यूरेनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु भट्ठी में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना। भोपाल गैस जो दुर्घटना हुई थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस दुर्घटना में लोग मार देते हैं मेथाइल आइसोसाइनाइड, लेकिन मेथाइल देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी में है मेथाइल आइसोसाइनाइड और ऑप्शन नंबर सी में है मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल गैस त्रासदी में जो होता है मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस का
रिसाव हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें याद रखना है। अब देखिए सिंदूर, सिंदूर का रासायनिक नाम, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिंदूर, सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट किसको कहा जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है कि किसको कहा जाता है? इसको आप लोग हमारे कमेंट में समझा दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? इसका भी जवाब हम आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। सिंदूर का देख लिए मर्क्यूरिक सल्फाइड। अब देखिए रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग से याद रखिएगा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। कार्बन डेटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है, तो उसमें रेडियो डाल दिया। रेडियो कार्बन डेटिंग से भी जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 30, हमारा 30 क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों में कई लेयर होते हैं, उनमें से कौन सा लेयर जो होता है सोलर कुकर को गर्म करता है? तो ऑप्शन नंबर ए पराबैंगनी किरण तो होगा नहीं, क्योंकि ये गर्म नहीं करता है। कॉस्मिक किरणें होगा नहीं, रेड लाइट होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं सोलर कुकर को गर्म करती हैं। अब देखिए ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? ध्यान रखिएगा, जो ताप होता है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो हमें पता है कि ताप के केल्विन और स्थिर ताप 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, 273 केल्विन सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। तो पूछ रहा है हमारा, और हमारा पूछ क्या रहा है? हमारा कह रहा है कि ताप के केल्विन स्केल में जो ताप होता है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? जो ताप का केल्विन स्केल होता है, तो जल जो है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? सेल्सियस में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए हम 273 का ऐड करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। तो 273 जोड़ देते हैं, तो 273 जोड़ेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा केल्विन बदलने के लिए। तो जल का क्वथनांक हो जाएगा वो 373 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 373 केल्विन होता है। अगर पूछे आपसे कि जल का क्वथनांक सेल्सियस में, ताप के सेल्सियस स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन पैमाने में पूछे तो 273 इसमें जोड़ देंगे, 273 इसमें जोड़ देंगे तो एक केल्विन बदल जाएगा, यानी 373 केल्विन हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। अगर फारेनहाइट में पूछे तो 96 डिग्री फारेनहाइट जोड़ देना है, 96 डिग्री फारेनहाइट जोड़ देना है इसमें 100 डिग्री सेल्सियस में। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 373 केल्विन हो जाएगा। अब देखिए निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? इनमें से सबसे कठोरतम धातु कौन है? सोना है कि लोहा है कि टंगस्टन है कि प्लेटिनम है? और इसमें से सबसे कठोरतम धातु कौन है? देखिए सोना को हम पीट देंगे तो पत्थर बन जाएगा, तो कठोरतम नहीं है, तन्य आधारित वर्तनीय है। लोहा को भी गर्म करके पीट देंगे तो आधारित वर्तनीय हो जाता है, टंगस्टन भी हो जाता है। ठीक, तो तीनों हो रहेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा प्लेटिनम। इन तीनों में प्लेटिनम जो है सबसे कठोरतम धातु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है हैलोजन है, ये हैलोजन है। हैलोजन में जो है सबसे अभिक्रियाशील कौन है? इनमें से सबसे अभिक्रियाशील जो होता है फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो है सबसे अभिक्रियाशील धातु है। ध्यान रखिएगा ब्रोमीन जो है ब्रोमीन जो है द्रव वाली अधातु है। ब्रोमीन जो है द्रव वाली अधातु है, ये भी पूछता है। ब्रोमीन जो है द्रव वाली अधातु है। और पारा जो है द्रव वाली धातु है। पारा जो है द्रव वाली धातु है। पारा क्या है? पारा द्रव वाली धातु है। पारा जो है द्रव वाली धातु है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बॉक्साइट के जो रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये बॉक्साइट का रासायनिक नाम है।
अगर आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है बॉक्साइट है। अब देखिए ऑप्शन नंबर, अब देखिए देखते हैं 35 क्वेश्चन नंबर कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। मोनोजाइट जो है किसका अयस्क है, ऐसे ही पूछ देगा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वो बॉक्साइट है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट आपको यहाँ पर बताना होगा किसका अयस्क है। तो मोनोजाइट हमें पता है कि थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क एक इकलौता मोनोजाइट है। अब देखिए कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऊपर हम बताए हैं कि ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन जो अधातु है, ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। और यहीं पर अगर इसी के जगह पूछ देता है कि कौन सी धातु, अगर इसी के जगह पूछ देता है इसको हटाकर कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो आपको ऑप्शन नंबर पारा मारना होता, पारा दिया होता, पारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा दोनों। अब देखिए रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है, जो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिग्नेटाइट किसके प्रमुख अयस्क है, आप हमें बताइएगा। हेमेटाइट, लिग्नेटाइट और मैग्नेटाइट ये किसके प्रमुख अयस्क हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे जवाब दीजिएगा। अब देखिए निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया होता है। इसमें से किसका प्रयोग जो होता है दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग। आप लोग ध्यान रखिएगा जो दर्पण होता है शीशा, उसके पीछे जो होता है सिल्वर नाइट्रेट का कलई किया जाता है, यानी लेपित किया रहता है। क्यों, उस दर्पण को चमक देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे अधातवर्धनीय धातु, इनमें से सबसे अधातवर्धनीय धातु कौन है। अधातवर्धनीय और तन्य का मतलब है कि उसको पीट कर उसका पत्थर बनाया जा सकता है। तो ये इन सबसे चांदी, एल्युमिनियम और सोडियम और सोना, इनमें से सबसे अधातवर्धनीय कौन है, तो इनमें से ना सोडियम अधातवर्धनीय है और ना एल्युमिनियम ना चांदी। इनमें से सबसे अधिक अधातवर्धनीय सोना है। सोना को हम पीट कर जितना पतला करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो हम मोस्ट 35 और टॉप 50 क्वेश्चन नहीं देख पाए, 40 क्वेश्चन ही देखें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे वीडियो से बने रहें और जाकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लीजिए। आपको ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आपको वीडियो क्वांटिटी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।